दुल्हन की विदाई के बाद घर का माहौल गमगीन हो गया। माँ बाप, भाई बहन सभी दुखी थे और हो भी क्यों ना। 20 वर्षों तक जिस कलेजे के टुकड़े को नाजों से पाला था, उसे 7 फेरे डालकर एक ऐसा व्यक्ति ले गया जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं है। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जमाने का दस्तूर है, निभाना तो पड़ेगा ही। कोई आंखों में लहराते आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था, तो किसी के आंखों से अश्रु की धारा का अविरल प्रवाह हो रहा था। थोड़ी देर बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कभी कभार किसी के रोने सिसकने की आवाज़ें आ जाती। सूर्योदय होने वाला था। सूर्य की किरणों ने जगत को प्रकाश पुंज से भर दिया। सुबह की घोषणा होते ही बाराती अपने अपने घर जाने की जद्दोजहद में लग गए और तंबू कनात बालों ने भी अपना सामान सहेजना शुरू कर दिया। अविनाश भी उन्हीं बारातियों में से एक था। गांव जाने के लिए जैसे ही वह अपने स्कूटर से आगे बढ़ा, सामने से शंकर मामा आते दिखे। अविनाश बेटा, ये है मिली, इसे दुल्हन की गाड़ी पर बिठा देना। मामा मेरे पास आकर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैंने एक नज़र मिली पर डाली। खूबसूरत एवं आकर्षक व्यक्तित्व की मल्लिका मिली के मासूम चेहरे के आकर्षण में मेरी नज़रें थोड़ी देर के लिए अटक गईं। मुझसे नज़र मिलते ही मिली ने अपनी नज़र झुका ली। उसके नज़र झुकाते ही मैंने अपने आप को संभाला और मिली को पीछे बैठने का इशारा किया। संकोच के चादर में लिपटी मिली मेरे पीछे बैठ गई। मिली के साथ क्षणिक मुलाकात का असर दिल पर होने लगा। लेकिन क्या ऐसे ही जज्बात मिली के दिल में भी उठ रहे हैं, जानने के उद्देश्य से मैंने बात करने की कोशिश की तो असफलता हाथ लगी। मिली मुझे गलत न समझ ले, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश नहीं की और उसे उसकी दीदी की गाड़ी में बैठा दिया। थैंक यू की आस में जब मैंने एक हसरत भरी नज़र उसकी तरफ डाली तो शर्म और संकोच के बोझ तले दबी मिली ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका लीं। इतना काफ़ी था दिल के गहराई में प्रेम बीज के आरोपण के लिए। शाम के समय मिली की एक झलक पाने के बहाने मैं अपने मित्र आकाश से मिलने उसके घर पहुंचा, जहां उसकी चाहत पूरी हुई। मिली के दीदार से उसको जो सुकून मिला, उसे अपने दिल में संजो मैं पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आ गया। उन दिनों मैं कॉलेज एजुकेशन के अंतिम दौर से गुजर रहा था। मेरे ही गांव का आकाश मेरा एक घनिष्ठ मित्र था और वह भी अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से पूरा कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वह भी शहर आ गया। फलस्वरूप हमारी उसकी मुलाकातें अक्सर होने लगीं। हर बातचीत में आकाश मिली का जिक्र जरूर करता, जो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। कहीं वह भी तो नहीं मिली को पसंद करता है। एक दिन मजाक में ही मैंने उसे छेड़ा, अगर इतना पसंद करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता है उससे। उसने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं उसे कल ही डोली में बिठाकर घर ले आता। उसका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि वह हर दृष्टि से मिली के लिए मेरे से उपयुक्त लड़का था। मैं मन महसूस कर रह गया और मिली को एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था, जो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ का बड़ा ही कठिन दौर होता है। असफलता का एक दौर हर प्रतियोगी के धैर्य और परिश्रम की कड़ी परीक्षा लेता है। हम लोग भी उसी परीक्षा से गुजरने लगे। एक उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरना, उसकी तैयारी करना, परीक्षा देना, उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना तथा असफल होने पर एक नई उम्मीद के साथ फिर उसी अभियान पर लग जाना हमारी नियत बन गई। प्रारंभिक दौर में सफलता की उम्मीद भूसे के ढेर में सुई निकालने जैसा था। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी एक उम्मीद के साथ मैदान में डटे रहे। एक दिन आकाश मेरे रूम पर आया। एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की व्यस्तता ने हमारी मुलाकातों के दौर को लंबा कर दिया था। मैंने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से पूछा कि उसकी मासूका का क्या हाल है। उसकी शादी होने वाली है, उसने कहा। मैंने जिज्ञासावश उससे पूछ बैठा, किससे? उसने उत्तर दिया, उसका होने वाला पति किसी बैंक में क्लर्क है, अगले महीने शादी है। और तुम्हारा प्यार? मेरे मुंह से अनायास निकल गया। कैसा प्यार? मैं किसी से प्यार नहीं करता
वो तो तुम्हें जलाने के लिए मैंने उस दिन कह दिया था। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मनोभाव को नियंत्रित करते हुए ऊपर से शांत दिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन आकाश की नज़रें भाग गईं। उसके जिद के आगे मैं हार गया और दिल का हाल बयां कर दिया। आकाश को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से मैंने अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तक नहीं की। लेकिन पछताए अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मिली की शादी हो गई और वह अपने पति के घर चली गई। आकाश के लाख आग्रह के बावजूद मैं शादी में नहीं गया। जाता भी कैसे? अपने सपने के महल को धू धू कर जलते देखने का मुझमें साहस नहीं था। जो हुआ उसे नियति का खेल मानकर मैंने अपने आप को संभाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से जुड़ गया। कहते हैं परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, देर ही सही उसका फल अवश्य मिलता है। एक दिन वह शुभ समाचार भी मिल गया जिसका बरसों से मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मेरा रेलवे में चयन हो गया और मैं इलाहाबाद चला गया। कई महीनों के बाद जब मैं गांव आया तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। माँ के हट के आगे बेबस मैंने भी हथियार डाल दिया। तभी एक दिन आकाश से मुलाकात हो गई, जो उन दिनों गांव आया हुआ था। आकाश ने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। मिली के पति की एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की प्रताड़ना से मिली पूरी तरह टूट गई थी। मैं मिली से मिलना चाहता था, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक दिन आकाश के अनुरोध पर मैं उसके साथ गोरखपुर गया। वहाँ एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के उद्देश्य से गया तो वह मिली को देखकर चकित रह गया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी मिली का शरीर सूखकर कांटा हो गया था। कई वर्षों से बीमार मरीज की तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी। उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे रस निकालने के बाद गन्ने की होती है। उसकी यह दशा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आकाश मुझे उसके पास ले गया। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद मैंने पूछा, कैसी हो मिली, और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मुझ जैसी अभागिन की दशा इससे बेहतर कैसे हो सकती है, जिसने शादी के साल भर के अंदर अपने पति को खा लिया हो, वह ससुराल का सुख चैन छीन लिया हो। ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जिसकी सज़ा ईश्वर मुझे इस जन्म में दे रहा है। यह कहकर मिली फपक फपक कर रोने लगी। मैं भी बहुत बेवल हो गया। मैंने अपनी रुमाल मिली की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने उसे नहीं लिया और अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछने लगी। मिली को समझाने के लिए मैंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मिली, यह तो नियति का खेल है। उससे तो ना कोई जीता है ना जीत सकता है। विषयांतर की कोशिश के तहत मिली बोली। अच्छा छोड़िए इन बातों को, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गई। आप बताइए कैसे हैं और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैंने आकाश की ओर देखा। उसने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया कि मिली से मिलाने की यह युक्ति इसी ने बनाई है। मैं मिली से बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मिलने की इच्छा बलवती हो गई। देखो मिली, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है, और ना ही तुम जो ज़िंदगी जी रही हो उसे इस तरह जिया जा सकता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कैसे काटोगी ये पहाड़ सी ज़िंदगी का सफ़र? आप कहना क्या चाहते हैं? मिली बोली। मैं तुम्हारे दुख को बांटना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता अविनाश, मिली बोली। मैं इतनी खुर्दगर्ज नहीं हो सकती हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। मैं अभागन आपको दे ही क्या सकती हूँ सिवाय दुख के। इसलिए मेरी चिंता छोड़िए, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। मैं अपने दुर्भाग्य का साया आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आप कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये कहकर मिली वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मिली, अगर ये तुम्हारा अंतिम फैसला हो तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई
तो मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मिली बोली। प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं परिवार और समाज के विरुद्ध आपका साथ दे सकूं। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मिली, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो दोनों परिवारों को नागवार लगे। बस तुम एक बार हाँ कह दो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने भी मिली को समझाने की कोशिश की तो मिली ने सोचकर बताने का वादा किया और वहाँ से चली गई। मिली के जाने के बाद कृतज्ञतावश मैंने आकाश का हाथ पकड़कर उसे गोद में भर लिया। आकाश बोला, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसको मिलने से खुदा भी नहीं रोक पाएगा। अड़चनें ज़्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मित्र आकाश के भी तारे तोड़ लाएगा। सबसे मुश्किल है पुरातन सोच वाले मिली के पिताजी को मनाना, जो विधवा विवाह के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होंगे, चाहे बलि वेदी पर उनकी लड़की ही क्यों ना हो। और मिली के ससुराल वाले, मैंने एक शंका जाहिर की। उनकी कोई चिंता नहीं है, बस मिली को अपना हक छोड़ना होगा। मैंने कहा, मुझे तो मिली को मनाना ही सबसे मुश्किल लग रहा है। हाँ, वो तो है, मगर जहाँ चाह वहाँ राह, सब कुछ सही हो जाएगा, आकाश बोला। दूसरे दिन नियत समय पर अविनाश आकाश के घर पहुँच गया। भाभी ने औपचारिकता के बाद अविनाश से मजाकिया लहजे में कहा, भाभी, अरे देवर जी, कब तक अकेले इधर उधर भटकोगे? शादी कर जिंदगी संवार लो, नहीं तो बाद में जब कोई लड़की भाव नहीं देगी तो हाथ मलते रह जाओगे। आकाश, मैं तो कब से इसे समझा रहा, अगर ये मानता ही नहीं, कहता है शादी करूँगा तो उसी से जिससे प्यार करता है। भाभी, तो ये बात है, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब उस खुशनसीब का नाम भी बता दीजिए जो आपके दिल में उतर गई है। आकाश, मिली। हाँ, वो लड़की आपकी मिली है जिसने अविनाश के दिल का चैन और रात की नींद चुरा लिया है। मिली का नाम सुनते ही भाभी अवाक रह गईं और अपने को संयत करते हुए कहा, भाभी, नियति की मारी उस दुखियारी में कहाँ इतना दम है जो अपने आप को आपके बराबर देखे। ऐसे सपने मत देखिए न दिखाइए जो पूरा ही नहीं हो सकें। अविनाश बोला, भाभी, ऐसा मत कहिए। उसके पति के जिंदा रहते तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब जब उसी नियति ने एक मौका दिया, ऐसा सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। पति की मृत्यु के बाद मिली जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उससे तो अच्छा है कि वह इस निर्जीव संबंध को तिलांजलि दे और नए जीवन की शुरुआत करे। भाभी, देवर जी, कहना आसान है, मगर उस पर अमल करना ही उतना ही कठिन है। 1 मिनट के लिए अगर मिली मान भी गई तो क्या समाज ऐसा होने देगा? अविनाश, खोखले सामाजिक मर्यादा की वेदी पर मिली घुट-घुट कर मरे, ये मुझे मंजूर नहीं। भाभी, कहीं मिली के दुखों पर आपको तरस तो नहीं आ रहा है? जो बाद में परिवार और समाज के आगे झुक गया तो मिली का क्या होगा? भाभी ने अविनाश के प्रेम की थाह लेनी चाहिए। अविनाश, भाभी, अविनाश तड़प उठा। उसने अपने जज्बातों को तो नियंत्रित कर लिया, मगर नस्तर की भांति दिल में चुभे शब्दों से उत्पन्न घाव को आंखों में झिलमिलाने से नहीं रोक पाया। आकाश बोला, भाभी, ये क्या कह रही हैं? अविनाश मिली को बरसों से प्यार करता है और मिली से शादी भी करना चाहता था, मगर अपने पैरों पर खड़ा होने की जद्दोजहद में मिली को खो बैठा। आप अविनाश का साथ दें या ना दें, ऐसे निराधार आरोप से तो उसे दुखी मत कीजिए। मगर भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भाभी अविनाश की तरफ देखकर बोली, आपका मिली के प्रति प्यार देख मुझे खुशी हुई कि मिली के भाग्य के दरवाजे अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। मिली के जीवन में बाहर एक बार और लौट आए, इसके लिए पूरे मन से कोशिश करूंगी। भाभी के सुझाव पर आकाश और अविनाश मिली के गांव में शंकर मामा से मिले और अविनाश मिलन की उनके पिता को समझाने में उनका सहयोग मांगा। प्रगतिशील सोच के शंकर मामा उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए
और मिली के पिता से बात करने के लिए हामी भर दी। अपने अभियान के अगले चरण में ये दोनों मिली की मम्मी से मिले। मिली का जिक्र आने पर उसकी मम्मी भावुक हो गईं और मिली के भाग्य को कोसने लगी। इस पर आकाश ने उन्हें समझाया कि मिली के वीरान जिंदगी में रौनक फिर से आ सकती है। उसकी मम्मी की उत्सुकता पर उसने पूरी बात बता दिया। अविनाश जैसा लड़के मिली की ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए तैयार है, यह जान उन्हें बहुत खुशी हुई और वो मिली के पापा से इस संबंध में बात करने को सहर्ष तैयार हो गईं। अगले दिन मिली के पापा से मुलाकात के बाद शंकर मामा ने मिली के पिताजी से चर्चा के समय जैसे ही मिली के विधवा विवाह की चर्चा की तो वो एकदम से उखड़ गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। मिली के पापा, आपको भले ही धर्म अधर्म की चिंता ना हो, मगर उन्हें है। विधवा विवाह जैसे पाप कर्म करके वो नरक के भागी नहीं बन सकते। मामा ने प्रतिवाद किया, इसके लिए चाहे एक निर्दोष को जन्म भर नरक भोगना पड़े। इस पर उसके पिताजी बोले, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसे भोगना ही पड़ेगा। मामा ने अपना प्रयास जारी रखा, मैं पाप पुण्य धर्म अधर्म की जटिलता में नहीं समझता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे किसी कर्तव्य से किसी का कल्याण होता है तो वही धर्म है। इसका मतलब सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराएं महत्वहीन हैं। मिली के पिताजी ने अपने तर्कस का तीर छोड़ा। परंपराएं सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जो बदलते समाज के साथ बदलती रहनी चाहिए। शंकर मामा ने जवाब दिया, अगर मानव अपने लिए परंपरा बना सकता है तो मानव कल्याण के लिए उसे बदल भी सकता है। इस परंपरा के बदलने से अगर मिली जैसे हजारों निर्दोष को सुख की एक आँच मिलती है तो मैं इसकी हिमायत करूँगा। जिन आदर्शों की बुनियाद खोखली होती है वे मजबूत प्रतिवाद नहीं कर पाते हैं। मिली के पिताजी का भी यही हाल था। उनके हर तर्क की अचूक काट थी मामा के पास। रही सही कसर मिली की मम्मी ने पूरी कर दी। चौतरफा दबाव से मिली के पिता को सहमत होना ही पड़ा। भाभी का प्रयास रंग लाता है। मिली की एक आशंका के समाधान हेतु भाभी अविनाश के परिवार का भी मन टटोलती हैं। अपने पुत्र की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने वाले अविनाश के परिवार की तरफ से आपत्ति की गुंजाइश न देख मिली विवाह के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देती है। कुछ दिनों बाद दोनों का सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हो जाता है और उन्हीं खुशियां उन्हें वापस मिल जाती हैं।